अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे की जंगबंदी आज शाम 6 बजे ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने जंगबंदी में मजीद 48 घंटों की तौसी कर दी है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि पाकिस्तानी वफ्द दोहा पहुंच चुका है और अफगान वफ्द की आमद कल मुतवक्के है, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी वफ्द भी कल यानी हफ्ते को दोहा रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक कतर ने फरीकैन को सालिसी की पेशकश की थी। अफगान तालिबान के सोशल मीडिया अकाउंट से यह खबर दी गई है कि अफगानिस्तान के वफ्द की क़यादत अफगान वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से मुतादिद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान की तरफ से अभी इन मुज़ाकरात के बारे में तफसीलात शेयर नहीं की गई हैं। ताहम गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक की थी कि हमारे दोस्त ममालिक ख़ासतौर पर कतर इस मामले को हल कराने की कोशिश कर रहे हैं और आज तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मसले के पुरअमन हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। At the Taliban regime's request and with mutual consent, the government of Pakistan and the Afghan Taliban regime decided to implement a temporary ceasefire which became effective 6 p.m. on 15th October 2025 and will span for 48 hours. During this period, both sides are making sincere efforts to find a positive resolution to this complex but solvable issue through constructive dialogue. दूसरी तरफ दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में फितनतुल ख़वारिज के दहशतगर्दी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। एक बारूद से भरी गाड़ी पकड़कर उसे तबाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक फितनतुल ख़वारिज गाड़ी को बाजोड़ में किसी सिविल आबादी में धमाके से उड़ाना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में भी ख़वारिज का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया और कार्रवाई के दौरान 3 खारजी हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक एक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। मजीद 3 खारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त कार्रवाई में तीनों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया गया। इसके अलावा शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में कार्रवाई के दौरान 6 जबकि लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में 8 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 4 रोज़ में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 ख्वारिज हलाक किए जा चुके हैं। इसके अलावा पाक अफगान सरहद पर कशबाई सरहद मुकम्मल तौर पर बंद है। बलूचिस्तान में तोरखब और चमन, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर बदस्तूर बंद है। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। दोनों तरफ सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। चमन में बाबे दोस्ती पर खुश्क मेवाजात की 200 से ज़ायद गाड़ियां अफगान हुदूद में मौजूद हैं। अंगूर और अनार से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतज़िर हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। दोनों तरफ सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतज़िर हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से आला सतह का इजलास भी हुआ है, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे ने शिरकत की। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया में कहा गया है कि इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अदम शिरकत की वजह से उनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, उन्हें मुबारकबाद दी और वफाक की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत इसके अवाम की फलाह और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम सूबाई हुकूमतें वफाकी और सूबाई इदारे करीबी ताउन के साथ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएं। इजलास को बताया गया कि 16 अक्टूबर तक 14,77,592 अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है। अफगान मुहाजिरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी और उनकी वतन वापसी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं अफगान बाशिंदों को रहने की इजाज़त होगी जिनके पास पाकिस्तान का वीज़ा मौजूद होगा। किसी को भी हुकूमत की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करते हुए अफगानियों को पनाह देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक कोर कमांडर कोयटा और लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, पाकिस्तान की तरफ से पहले भी मुज़ाकरात के लिए बहुत से वफूद भेजे गए और मुज़ाकरात होते रहे, कामयाब नहीं हुए और बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ममालिक आमने सामने आ गए। अब कतर की सालिसी में ये अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपने सर्व किया है, आप ग्राउंड सिचुएशन समझते हैं, जानते हैं, आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है इस हवाले से कि जो दरअंदाजियाँ होती हैं, जो दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की शिकायत है अफगान तालिबान से, वो दूर हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए जी, पाकिस्तान का बड़ा एक सिंपल सा आस्क है। पाकिस्तान एक बहुत जेन्युइन बात उनसे कहता है और सारे सफारती ज़राए भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, पॉलिटिकल ज़राए भी इस्तेमाल किए
सोशल लेवल पे भी लोग वहां पे जाते रहे, इंडिविजुअली भी लोग जाके वहां पे बातचीत करते रहे। पहले तो इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे, वो कहते थे आपका अंदरूनी मामला है। और बहरहाल अब सारी दुनिया को पता है कि वो वहां पे बैठे हैं, सिर्फ ख्वारिज नहीं, टीटीपी नहीं, और बहुत सारी तंजीमें वहां पे है जो बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रही है, और उनकी पुष्टपनाही भारत कर रहा है। नाउ इट हैज बिकम क्वाइट क्लियरली विजिबल टू एवरीबॉडी। अब जो आपका सवाल है कि इसमें पेशरफ्त की आपको मुझे पाकिस्तान को उम्मीद होनी चाहिए, जी उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन बिल्कुल फर्क हो गई है। एंड पाकिस्तान ने फाइनली इन सारे मामलात से एक जगह पे पहुंच के अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से फाइनली वी ऑप्टेड फॉर यूजिंग मिलिट्री ऑप्शन। और वो मिलिट्री ऑप्शन बड़े सिलेक्टेड टारगेट्स पे थी, बट अफगान तालिबान रिएक्टेड ऑल अलोंग द बॉर्डर, और इसी टाइम पे जब वो भारत के साथ उनके मुत्तकी साहब वहां पे बैठे हुए थे। सो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि अब सूरत हाल यहाँ पे आ गई है कि इसका एक हल अफगान तालिबान के लिए ढूंढना जरूरी है, क्योंकि अब वो ये नहीं कह सकते किसी को भी दुनिया में कि जी हमारे पास नहीं है, वो है वहां पे। और इससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं डिस्टर्ब, इससे बहुत सारे और ममालिक भी डिस्टर्ब है, बिकॉज चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, जीसीसी, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे वांट स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। और वो नहीं हो सकता जब तक कि ये जो अफगान तालिबान की रजीम है ये अपने आप को एक क्रेडिबल नेबर, क्रेडिबल पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पे पेश नहीं करती। सो दे कैन नॉट रिमेन अ डिस्टेबलाइजर इन दिस रीजन। और एक और बहुत प्रेशर है अब उनके ऊपर। देखिए, जो हुकूमत से बाहर रह के लड़ना, आमतौर पे आप सुनते होंगे जी दे कैन फाइट फॉर ईयर्स एंड ऑल, ओके यू कैन फाइट फॉर ईयर्स against a foreign occupation, but here is Pakistan. Pakistan is here and it is here to stay. हुकूमत में रह के लड़ना और हुकूमत से बाहर रह के लड़ना दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के लोगों की, अफगानिस्तान की ट्रेड की, अफगानिस्तान के खाने पीने की, अफगानिस्तान की औरतों बच्चों की वेलफेयर की, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर आप वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते फॉर वन रीजन और द अदर रीजन, तो आपकी इंटरनल क्रेडिबिलिटी विल इरोड वेरी क्विकली। तो मेरा ख्याल है अफगान तालिबान ये जो रजीम है उनको ये इस बात की समझ आनी चाहिए कि ये मामला जो है हल करने पड़ेंगे, और डेफिनेटली हल करने पड़ेंगे। एंड नॉट ओनली पाकिस्तान, अदर पीपल इन द रीजन हैव रन आउट ऑफ देयर पेशेंस विद दैट। और सब ये भी बताएगा कि जो दोस्त ममालिक हैं, अगर कतर सालिस बनता है तो उनका इन्फ्लुएंस है कितना अफगानिस्तान के ऊपर, कि अगर वो सालिस बने, क्योंकि जब बायलैटरली हर किस्म की कोशिश हो गई, वज़ीर दिफा चले, वज़ीर खारजा बार बार चले गए, वज़ीर दिफा, ISI चीफ, मगर उसके बावजूद अगर मसला नहीं हल हुआ, तो क्या सालिसी का इतना प्रेशर हो सकता है अफगान तालिबान पर कि वो पासदारी करें, या सऊदी अरब की तरफ से, दीगर दोस्त ममालिक की तरफ से? देखिए जी, उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जो सामने नजर आ रहा है कि जी बातचीत जो है वो कतर में हो रही है, ये पेचीदा मामलात हैं, बातचीत होगी। कतर में ये बहुत अरसा पहले से भी रहे। आपको मालूम है कि जब ISAF फोर्सेस, नेटो फोर्सेस यहाँ पे थी अफगानिस्तान में, तो उस वक्त भी इनकी कुछ लीडरशिप कतर में थी और वहाँ पे ही बातचीत हुई, जिसकी वजह से इवेंचुअली एक दोहा एग्रीमेंट केम इनटू बीइंग। बाद में वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर्स कि ये बहुत सारे लोग कतर में बहुत अरसा तक रहे हुए हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये नहीं है कि कतर का कितना इन्फ्लुएंस है, ये देखना है कि जो बाकी लोग हैं, जिसमें चाइना शामिल है, चाइना ने आज बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है कि जी दे आर विलिंग टू हेल्प असिस्ट। दिस इज अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट कि आपके मामलात को हम हल कराने की कोशिश करते हैं, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू गो डाउन दैट राउट। तो ये मैसेज बेसिकली उनका अफगान तालिबान रिजीम के लिए, उनको पता है पाकिस्तान का तो सिंपल आस्क है, पाकिस्तान हैज नथिंग अगेंस्ट द अफगान, किसी अफगानी से पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं है, अफगान स्टेट से पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं। पाकिस्तान एक जेन्युइन बात कहता है, एक आस्क कि भाई ये जो आपके पास लोग बैठे हैं, ये BLA वाले, ये TTP वाले, ख्वारिज एंड सो मेनी अदर्स जो वहां से आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, इनको आप रोक लीजिए। और ये उनका अगर वो क्लेम करते हैं कि उनका पूरे अफगानिस्तान पे इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है, दे एक्सरसाइज सॉवरेनिटी विद इन देयर स्टेट, तो ये फिर उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ये नहीं करते तो पाकिस्तानी सारे मामलात को एग्जॉस्ट करने के बाद मिलिट्री ऑप्शन पे गए। तो अब ये मिलिट्री ऑप्शन के नतीजे में ये बातचीत हो रही है, और ये उनको मालूम है कि अगर ये इस तरफ ना गए तो इसमें और लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर आ जाएगा, अफगान तालिबान के ऊपर, अगर खुदा न खास्ता फिर सीज फायर टूटता है। और इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी अंदर से बहुत तेजी से एरोड हो रही है। आपने खुद कहा कि सैकड़ों ट्रक वहां पे खड़े हुए हैं जिन्होंने इस तरफ आना था, और बहुत सारा माल जो अफगानिस्तान में जाना है वो रुका हुआ है। बहुत सारे बच्चे, औरतें, इंसान वहां पे इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान में आके इलाज कराना है। Thousands of their students are studying here. So ये कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसपे
अफगान तालिबान इसको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बेटर सेंस शुड प्रिवेल देयर, और मुल्ला याकूब इज देयर। अफगान तालिबान के दरमियान में भी माजरत के साथ, मुझे शायद ये बात कहनी नहीं चाहिए इस टाइम पे, हम उधर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बट ये इट इज आउट इन द ओपन, इनके दरमियान में बहुत सारी रिफ्ट। सो लोया जिरगा आज तक इन्होंने किया नहीं है, जहां से विल ऑफ द पीपल एंड प्रिंसिपल्स टू गवर्न द स्टेट विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये बड़े थिन रोप के ऊपर चल रहे हैं, और इन्होंने ये जो पाकिस्तान के साथ ये मिलिटरीली लड़ने की कोशिश की और उसका जवाब देख लिया, नाउ इट द रोप इवन बिकम्स मोर थिनर। सो इट इज अबाउट टाइम फॉर देम, इन गुड सेंस they should come to some kind of a reasonable understanding and agreement, and such things must stop from happening in Pakistan coming from Afghanistan. तो जन साहब, जब इतना वो डिपेंडेंट हैं पाकिस्तान पर अपनी मईशत के हवाले से भी, इसके अलावा अफगान महाजरीन यहाँ हैं, आमदोरफ्त के लिए वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, उसके बावजूद अगर वो नहीं रोकते, तो जिस इंटरनल डिफरेंसेस की आपने बात की, क्या वजह यह है कि उनकी पाकिस्तान से अफगान तालिबान की डिमांड कुछ और है, या वजह यह है कि वो इंटरनली कमज़ोर हैं, वहाँ पर दाइश भी है, वो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं? शाहजेब, आप मुझे बताइए, मैं तो बहुत देर से ये सोचने की कोशिश करता था कि उनका व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस, उनकी क्या आस्क है, वो कहते हैं हमसे। कभी उन्होंने स्टेट भी नहीं किया, कभी उन्होंने ओपनली ये कहा नहीं कि जी हमें पाकिस्तान से ये चाहिए या पाकिस्तान हमारे लिए ये कर दे, और कोई गिव एंड टेक हम उसके मुताबिक करना चाहते हैं। They have never said this openly. कभी उन्होंने इस पे बात नहीं की। तो मैं तो आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि वो चाहते क्या है। पाकिस्तान एक सिंपल सी बात कहता है, लेट्स हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप, यू आर आवर ब्रदर्स, यू आर आवर नेबर्स। अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो चंद लोग आपने रखे हुए हैं, ये पाकिस्तान में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं हमारे शहरियों को, पाकिस्तान के सिटीजन्स को मारते हैं, पाकिस्तान के अफवाज को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को, पाकिस्तान के गवर्नेंस के एलिमेंट्स पे ये अटैक करते हैं। आप इनको रोक लीजिए, आप इनको रोक लें, रेस्ट इज ऑल फाइन। बड़ा अच्छा इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपको मालूम होगा उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन इज ऑलमोस्ट मैच्योर्ड, इसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए सेंट लेशिया के साथ एक कनेक्शन है। तो इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि व्हाट इज एग्जैक्टली डू दे वांट, वो है क्या चीज जो वो चाहते हैं। अगर सारी वो ये चाहते हैं कि नहीं, जी मुकम्मल कीजिए। सॉरी, अगर वो ये चाहते हैं कि वो जी हम इन लोगों को यहाँ पे रखेंगे भी, हम मानेंगे भी नहीं और ये करते रहेंगे, और आप इनके साथ कोई मामला ऐसे तय करें कि ये मामला हल हो जाए, नो, इट डजंट हैपन दिस वे। यू आर एंड यू हैव टू कम टू टर्म्स विद दिस कि यार दुनिया में देखिए, इट्स नॉट जस्ट दिस। कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो सेंटलेशन, जो है इनके पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेंटलेशन स्टेट्स को थ्रेटन कर। देयर आर सम व्हिच आर थ्रेटनिंग ईरान आल्सो। यूएन ने एक पूरी रिपोर्ट इनके ऊपर पब्लिश कर दी है। तो दिस इज अबाउट टाइम दिस regime should behave like a reasonable government for in its own people. अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अगर अब ज़ाहिर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इंडिया में होते हैं, वो वहाँ से बयानात भी देते हैं, और भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अगर आमने सामने आए हैं तो अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा है। लफ्ज़ी या फिर ऑप्टिक्स के अलावा भारत क्या कर सकता है अफ़गानिस्तान के लिए? अगर ये करीब आ भी जाएँ, क्या ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा इकनॉमिक कोऑपरेशन, मिलिट्री, क्या हो सकता है ऐसा? देखिए जी, एक तो इंडिया का उनके साथ डायरेक्ट लैंड लिंक तो है नहीं। पहले था वो चाबहार के थ्रू वहां पे कुछ चीजें लेके जाया करते थे। दैट्स अ वेरी लॉन्ग रूट, मुश्किल रास्ता है। अब को पैसे दे सकते हैं कुछ इंडिविजुअल्स को, दे कैन कीप देम हैप्पी। इंडियंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो ये देखना है। इज देयर ऑब्जेक्टिव स्टेबल रीजन? इज देयर ऑब्जेक्टिव अ स्टेबल, प्रॉस्परस, हैप्पी अफगानिस्तान, और इन अफगानिस्तान व्हिच इज एट वॉर विद पाकिस्तान? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सो इट इज क्वाइट क्लियर। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के लोगों को, और खासतौर पे जो पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, बल्कि सब देख रहे हैं अब तो, कि ऑब्जेक्टिव इंडिया का ये नहीं है कि अफगानिस्तान के लोगों का कोई बहुत बड़ा भला हो जाए। दे शुड बी प्रॉस्परस पीपल आउट देयर, बड़ा पीस हो वहां पे। उनका एक ही एजेंडा, बिकॉज उनका प्रॉब्लम ये है, दे हैव मिस्टर मोदी एंड हिज गैंग आर ह्यूमिलिएट, दे आर लूजिंग देयर पॉलिटिकल पोजीशन इन इंडिया। तो वो अब इस तरह की हरकतों पे उतर आए। ये बहुत शॉर्ट साइटेड स्ट्रेटजी है। इंडिया हैज बिकम अ नेट डिस्टेबलाइजर, मालदीव से लेके यहाँ तक, और अब उन्होंने अपनी इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी को, वो BLAs को और TTPs को सबको फंड भी करते हैं, वेपन्स ऑलरेडी वहां पे हैं। तो वो वहां पे
सिर्फ इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, अफगानिस्तान को कोई मटेरियल एडवांटेज या अफगानिस्तान के लोगों को, हमारे भाई बहन जो अफगान है, उनको कोई ऐसा एडवांटेज ये नहीं दे सकते जिसपे उनकी कोई जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए। सो इट्स अ वेरी नैरो ऑब्जेक्ट, वेरी शॉर्ट साइटेड स्ट्रेटजी, और ये आप देखिएगा इट विल नॉट वर्क बिकॉज everybody in this region wants stability. China wants stability. Central Asia wants stability. People of Afghanistan would want stability. They would want trade. They would want, socio-economic well-being for themselves. Iran wants stability. GCC. Or I'm telling you, even the United States, as of today, they state that they want stability in this region because यहाँ पे बहुत सारा scope है for trade, for rare earth minerals and so on. So इस वक्त ये भारत की जो strategy it looks like it is based on a vendetta. अफगान तालिबान रिजीम के चंद ये लोग जिनके आपस में भी प्रॉब्लम्स है, अफगानिस्तान में क्रेडिबिलिटी है नहीं, दे वांट टू स्क्वीज आउट सम सपोर्ट फ्रॉम देयर कि शायद पाकिस्तान जो है इससे इट कैन बी कोर्स्ड. नो सॉरी, दैट टाइम इज गॉन. नाउ रीजनेबल बेसिस पे छोटी सी आस्क है, पाकिस्तान की जेन्युइन आस्क है, इसको पूरा करें. लेट्स हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान एंड बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. दैट्स इट. और इस सारी सूरत हाल में दायरा ऑपरेशन से दूर हुआ, इस वक्त वहाँ पर ऑपोजिशन का बड़ा प्रेशर है कि जी हमारे तैयारे गिरे थे, तो बताएं कितने तैयारे गिरे थे. मोदी हुकूमत पर प्रेशर है, रियासती इंतखाबात आ रहे हैं, वो ख़तरा अब नहीं है जिस किस्म का उन्हें ना इंटरनेशनल सपोर्ट मिली, और जो एक ज़ाहिर तैयारे गिरने पर जो कवरेज हुई इंटरनेशनली, और जो ट्रंप भी जो बार बार बयानात देते हैं, वो ख़तरा नहीं है, या ख़तरा एडवेंचर का मौजूद है वो ऐसे सूरत में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपस में कन्फ्रंटेशन हो रही हो? बिल्कुल मौजूद है जी, और उसकी रीजन ये नहीं है. अगर स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी से देखें तो उनके पास, उनकी मिलिट्री में बहुत सारे गैप्स अभी मौजूद है. और जो आपने सारी बातें की वो बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेशनल सपोर्ट भी शायद इस काम के लिए नहीं उनको मिल सकेगी. फिर उससे बड़ी बात यह है कि बोथ आर न्यूक्लियर स्टेट्स, और ये जंग बिटवीन द न्यूक्लियर स्टेट्स, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, इट इज़ एन एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी. बट अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, जब आप उनका साइको सोशल इस वक्त माइंडसेट देखते हैं ऑफ द इंडियन पोलिटिकल लीडरशिप, आज की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिस्टर मोदी साहब एंड पीपल अराउंड हिम, इट सीम्स कि वो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे उनसे इरैशनल डिसीजन एक्सपेक्ट किया जा सकता है. उन्होंने एक डिल्यूजन क्रिएट की थी विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, दैट ब्रोक डाउन नॉट ओनली बिकॉज दे वर मिलिटरीली डिफीटेड in May context, it was because they were terribly exposed to the rest of the world also. This is the kind of behavior the state has. तो अब उसमें जब इंसान ने अपने आप को बचाना हो ना, पावर में रहना हो, तो उससे आप एक बहुत इरैशनल डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो मैं स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी पे जंग नहीं होनी चाहिए, बट इरैशनैलिटी ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडरशिप, दे कैन कम फॉर अनदर एडवेंचर एंड वी शुड बी, एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर, नोइंग अ लिटिल बिट अबाउट द मिलिट्री सिस्टम, इट इज एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू टेक देम ऑन. बहुत शुक्रिया जनरल साहब का तज्जिया सुना. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठाने के बाद कल इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की. अडियाला जेल पहुंचे मगर उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, और सुहेल आफरीदी ने खुद बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमरान खान से मुलाकात के हवाले से बात की, मगर इसके बावजूद उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई है. और फिर आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी के हवाले से अहम इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने शिरकत नहीं की, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शरीक नहीं हुए. इससे उनकी वाह वाह तो हो जाएगी, मगर फ़र्क सूबे की आवाम को पड़ेगा. आज वज़ीर आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से और उनकी वापसी के हवाले से, जिसमें बड़े बरवक्त फैसले किए गए. तमाम इदारे मौजूद थे, तमाम सूबाई हुकूमतें मौजूद थीं, मगर वज़राए आला में से सिर्फ सुहेल आफरीदी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और उनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम साहब ने की. मगर जब सूबे की सिक्योरिटी की बात आती है, सूबे के अंदर अमन अमान की बात आती है, तो इसमें यह अज़हद ज़रूरी है कि वज़ीर आला अपने लोगों की हिफाजत, अपने सूबे में अमन अमान के हवाले से खुद मौजूद हों. मगर ये जो सियासी स्टंट होता है मीटिंग में ना जाने का, इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हों और आप उस मीटिंग में ना जाएं, इससे नुकसान किसी का नहीं होता. आपकी वाह वाह हो जाती है, सोशल मीडिया पे 4 बंदे लिख देते हैं और आप अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी कर लेते हैं. फ़र्क किसी को कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस सूबे के अवाम को फ़र्क पड़ेगा कि जब लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वज़ीर आला अपनी ब्रीफिंग लेंगे तो उस मीटिंग से गैर हाजिरी की वजह से उनको बैकग्राउंड नहीं होगा और उनको टाइम लगेगा उसको समझते हुए. तो ये सियासत खेलना, अमन अमान की
इजलास के हवाले से अफसोसनाक है, जब सूबे की बारी आएगी और मुल्क के लिए कुछ करने की बारी आएगी तो ये वज़ीर आला हमेशा पीछे रहेंगे, क्योंकि ये बिलीव नहीं करते कि इजलास में बैठ के बातचीत की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माजरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है, और जब तक मैं इमरान खान से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। सुहेल आफरीदी ने मज़ीद लिखा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतालिका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपने लीडर और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतजाम किया जाए। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स पर भी जा रही है। साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। वज़ीर आला ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत लिख दिया है। खत के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद दरख्वास्त गुजार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हुए और अब वो सूबे की गवर्नेंस के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला का आईनी और इखलाकी फ़र्ज़ है कि गवर्नेंस के मसाइल और काबीना की तश्कील के लिए अपनी जमात के बानी चेयरमैन इमरान खान से हिदायत और रहनुमाई लें। इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में हैं, उनसे मुलाकात के लिए वज़ीर आला पहले ही वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला से रुजू कर चुके हैं और मुतअद्दिद राब्तों के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। सुहेल आफरीदी ने मज़ीद लिखा कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अमन व अमान के मसाइल, सूबाई काबीना की तश्कील, मुआशी चैलेंजेस और अहम पॉलिसी मामलात के तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के लिए मुंतखब किया है। इन मामलात और वफाक और दीगर सूबों से मुताल्लिक अहम मामलात के लिए इमरान खान की हिदायत ज़रूरी हैं। ये हिदायत इसलिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हाल ही में पंजाब ने गंदम समेत दीगर चीज़ों की बैन सूबाई तिजारत रोक दी है। इसलिए अवाम के मफाद में है कि इमरान खान से हर 2 हफ्तों के बाद मुलाकात की इजाज़त दी जाए। खत के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और एडवोकेट जनरल की इमरान खान से मुलाकात की हिदायत दी जाए। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के जरिए एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और वकील अली बुखारी के जरिए इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि काबीना से मुताल्लिक मुशावरत के लिए इमरान खान से रहनुमाई ज़रूरी है और इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं। वज़ारत दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को मुलाकात के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान से फौरी मुलाकात कराने की इजाज़त दी जाए और मुस्तकबिल में भी इमरान खान से वक्तन फ़वक्तन मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हल्फ उठा लिया है मगर अभी तक काबीना की तश्कील नहीं हो सकी है और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ये वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इमरान खान से मुशावरत के बाद ही काबीना तश्कील देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, एक तरफ वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को कॉल की, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा था वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में कि वो आएंगे तो हम उनके लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे जब वो अडियाला जेल में अगर इमरान खान से मिलने जाएंगे, और आपने कहा तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली ये बात कर रहा हूँ, मगर मुलाकात नहीं होने दी जा रही है उनकी अपने लीडर के साथ। अब वो मुलाकात नहीं करेंगे तो फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि मामलात बेहतर हों, मिलने नहीं देंगे तो मामलात कैसे बेहतर होंगे? नहीं देखिए, तो ये कहा था कि मैं जो वज़ीर आला बना हूँ तो मैं इसलिए बना हूँ कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। तो अब ये मालूम नहीं कि वो वहाँ मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं या वहाँ पे आके उन्होंने कोई खुदकुशी कर रही है। तो इस सूरत हाल में जेल हुकाम जो है वो कोई बेहतर फैसला कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का ये काम तो नहीं है कि वो जेलों में जो है वो मुलाकातें जो है वो उनको अरेंज करे या उनको मैनेज करे। ये अलहदा से जिसका इख्तियार है उसे उन्हें चाहिए कि वो अप्रोच करें, और अगर कोई इंतजामी अथॉरिटी जो है वो उनसे तौबा नहीं करती तो अदालत में जाएं। ऐसा अगर देखें ना, नहीं राज साहब, जिनका असल में इख्तियार है उन्हें वो कैसे अप्रोच करें, मगर जिनका आइन और कानून के तहत इख्तियार है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब, क्योंकि अडियाला पे वज़ीर आला पंजाब, तो बात करके कम अज़ कम, या फिर जिनका असल में इख्तियार है उनसे बात करके कोई रास्ता तो निकाला जा सकता है ना, ताकि बदमज़गी की तरफ सूरत हाल ना जाए। नहीं तो शायद फिर अपनी औकात में रहे ना, फिर अपनी औकात और अपनी ताकत के मुताबिक बात करनी चाहिए ना। जिस दिन उन्होंने वो मुंतखब हुए हैं तो उस दिन वो जो बात कर रहे थे तो उन्हें इस बात का एहसास है जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं। अगर उसकी ताकत इतनी ही है या उसका इख्तियार इतना ही है
तो फिर उसे उसके मुताबिक जो है वो बात करनी चाहिए। उस दिन तो वो इस तरह से जो है वो बात कर रहे थे कि जैसे इस मुल्क में वो ही वो हैं और पता नहीं आने वाले दिनों में वो क्या कर देंगे। तो नहीं राना साहब, ये तो फिर आप ये तो ललकारने वाली बात है। पहले भी हो चुका है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में से लोग लेके आए थे, आप तो ये फिर दावत ही दे रहे हैं कि जी जाओ करो चढ़ाई इस्लामाबाद पे। ये तो फिर आप जो इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम को दावत देने वाली बात हो गई। ये तो नहीं, ये दावत हम नहीं दे रहे, ये एक पागलपन है, ये एक कल्ट है जो सियासत नहीं कर रहे, जो जमहूरी रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड हूं पिछले 1 साल से, मैंने कम से कम 100 मरतबा ये बात की है, अपनी पार्टी को भी और अपनी लीडरशिप को भी हर मीटिंग में ये बात कही है कि हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें जमहूरी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लेकिन आगे से जो उनका रवैया है वो ना जमहूरी है, ना वो डायलॉग के ऊपर यकीन रखते हैं, ना वो किसी के साथ टेबल पे बैठने को तैयार हैं, और वो एक ही मॉडल पे बैठे हैं। तो वो अगर फिर अफरा तफरी और मगर राना साहब देखिए, वजीर आजम ने चाहते हैं तो फिर रोका तो जाएगा नहीं। मगर राना साहब देखिए, वजीर आजम ने उन्हें कॉल की। अब ऐसा तो नहीं है ना उन्होंने आगे से वजीर आजम से बदतमीजी कर दी कि मैं आपसे बात ही नहीं करता। उन्होंने वजीर आजम से दरख्वास्त की कि जी मुझे मेरे लीडर से मिलवा दें, मैंने काबीना बनानी है, मशवरा करना है, अहम पॉलिसी मामला पर मशवरा करना है, चाहे अफगान मुहाजिरीन हो या फिर दहशतगर्दी के मामला हों। तो इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता ना कि एक बंदे को आप सिस्टम में आने तो दें, वो वजीर आला बना है और वजीर आला एक प्रेशर उसके ऊपर यह है कि साबिक वजीर आला को हटाया गया कि वो किरदार नहीं अदा कर सका जो तवक्को कर रहे थे इमरान खान साहब। तो आप तो ऑलरेडी प्रेशर डाल रहे हैं जो पहले प्रेशर है। नहीं, शाहजेब को वजीर आजम को सुप्रिटेंडेंट जेल है, मुलाकात तो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने करवानी है ना, वजीर आजम ने तो नहीं करवानी। वजीर आजम का इख्तियार तो नहीं है। मतलब पंजाब हुकूमत किसकी है? नून लीग की है? नहीं, पंजाब हुकूमत जिसकी भी हो, तो अगर उसने मुलाकात करनी है तो मुलाकात का इख्तियार जो है वो वजीर आजम के पास नहीं है, ना वो चीफ मिनिस्टर के पास है, वो सुप्रिटेंडेंट जेल का इख्तियार है। राजा मैं पहली दफ़ा मुझे पता चला कि किसी जेल का सुप्रिटेंडेंट जो है वो इतना ताकतवर है कि ना वजीर आजम की सुनेगा, ना मरियम नवाज की सुनेगा, वो खुद फैसला करेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। मैंने जब कब ये कहा है कि वजीर आजम की नहीं सुनेगा या चीफ मिनिस्टर की नहीं सुनेगा? अगर वो बात करेंगे तो उसे वो जरूर सुनेगा, लेकिन इख्तियार तो उसी का है ना। तो ये इतने माशाल्लाह जो है वो तगड़े चीफ मिनिस्टर है जो ललकार रहे हैं पूरी कौम को और पूरे सिस्टम को, तो इन्हें चाहिए कि वो उसे फोन करें सुप्रिटेंडेंट जेल को कि भाई मैं आ रहा हूँ और मुलाकात कराओ मेरी। मगर अबरार साहब इसमें इशू ये है कि तहरीक इंसाफ और उस चीज़ के खिलाफ खड़ी है जो रियासत का जो भी अभी इस वक्त मौक़िफ़ है, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हो, कार्रवाइयों के हवाले से, वो बिल्कुल दूसरी साइड पर खड़े हैं कि जी मुज़ाकरात करें। रियासत कहती है बहुत मुज़ाकरात कर लिए, रिजल्ट नहीं निकल रहा, पाकिस्तान में ज़ाहिर दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। और दूसरा, अगर रियासत कहती है अफगान मुहाजिरीन के हवाले से पॉलिसी, वो उसके भी खिलाफ खड़े हैं। फिर तीसरा, तहरीक लब्बैक के हवाले से रियासत आगे बढ़ रही है कि जिन जत्थों को नहीं करने दी जाएगी, तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने बाकायदा तौर पर, इमरान खान साहब ने भी, वो तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हैं। तो अब पॉलिसी क्या है कि उन्हें ये जाना जाएगा कि ये उनके साथ खड़े हैं तो बस ये खिलाफ हैं और उनको उन्हीं के साथ ही समझा जाएगा, या फिर इन्हें इस तरफ लाने की कोशिश की जाएगी बात करके? शाहजेब, असल बात ये है कि इमरान खान साहब और उनके साथ जो लोग हैं उनको आप सियासी जमात कहें या ना कहें, वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े। वो हर मामले में जो है वो एक ऐसी पॉलिसी अपनाए हुए हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में अनारकी हो, मुल्क में फितना हो। वो हर उस अमल के खिलाफ होंगे जो मुल्क में अमन लाए, मुल्क में जमहूरियत लाए, मुल्क को इज्जत दे, मुल्क को आगे लेके जाए। वो हर उस चीज के खिलाफ है और उनका आप अमल, आपने तो ये 3-4 हवाले दिए हैं, आप और भी 10 हवाले दे सकते हैं कि वो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं और ये रवैया जो है उनका ये दुरुस्त नहीं है। उन्हें अपना ये रवैया दुरुस्त करना चाहिए। अगर वो अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर जिस सूरत हाल में है उसमें कोई बेहतरी के इम्कान मुझे तो नजर नहीं आते। राना साहब, यदि आप ये कह रहे हैं कि बात करने का कोई फायदा नहीं है और तसादुम ही होगा तो ठीक है, फिर तसादुम हो। आपको तसादुम ही दिख रहा है नए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के साथ? बहरहाल
उन्होंने जो ख्यालात का इजहार अब तक किया है उससे तो कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन अगर कल को अपनी वो पॉलिसी पे, अपनी सोच पे वो कोई रिव्यू नजरसानी करते हैं तो उससे बेहतरी हो सकती है। राना साहब लेकिन आज बड़ा अहम इजलास था, वफाकी हुकूमत की ज़राअत अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग थी, वो नहीं आए और उन्होंने खुद में कहा है कि इसलिए माजरत की मैंने क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया और जब तक मैं इमरान खान से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे के अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। सफ़र तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम करेंगे, पाकिस्तान के अवाम करेंगे, तो ये फिर इसी तरीके से चलेगा कि ठीक है फिर ज़िद है तो ज़िद है, नहीं मिलने देंगे आपको, आपने नहीं आना इजलासों में, मत आए। नहीं शाहजेब, ये सफर करेंगे तो उनके इस रवैये की वजह से करेंगे ना। अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हल्फ उठाते हैं और उस हल्फ में वो आइन और कानून का पाबंद रहने का वादा करते हैं पूरी कौम से। आप मुझे बताएं कि किस कानून और किस जो है वो आइन में के आर्टिकल में ये लिखा है कि वो अपने आइनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो है वो किसी से, वो कोई भी हो, उसका कोई बड़ा बुजुर्ग हो, उसका कोई लीडर हो या उसका कोई मानने वाला हो या वो किसी के मानने वाला हो, तो हालत में ये लिखा था कि मैं उसी से पूछ के सारा काम करूंगा। उसने अपनी जिम्मेदारी जो है वो इंडिपेंडेंटली अदा करने का हल्फ उठाया है, पूरी कौम के सामने हल्फ उठाया, वो पढ़े अपने हल्फ को और उसके मुताबिक जो है वो अमल करे। कहीं पे नहीं ये लिखा कि तो मगर मतलब ये किस कानून में लिखा है कि एक वजीर आला को उसके लीडर से मिलने नहीं दिया जाएगा अगर वो मिलना चाहेगा? नहीं, ये तो किसी कानून में नहीं लिखा और ये भी किसी कानून में नहीं लिखा कि अगर कोई वजीर आला जो है वो किसी को लीडर मानता है या किसी को पीर फकीर मानता है तो उसे जो है वो हर अमल करने से पहले वहां पे वो जो है वो दस्तरस दी जाएगी तो फिर वो अमल करेगा, वरना नहीं करेगा। वो आईना पड़े वहां पे कोई लिखी है ऐसी चीज जिसका उसे हल्फ दिया गया है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने तहरीक इंसाफ को भी प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ देने के लिए दावत दी मगर वो नहीं आए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कल पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने के लिए वफाकी हुकूमत से सिफारिश करने का फैसला किया था और आज पंजाब काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी लेने के बाद TLP पर पाबंदी की समरी वफाकी हुकूमत को भेज दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब हुकूमत के इस फैसले का ऐलान किया और मजीद कहा कि इस गिरोह की तरफ से पुरतशद्दुद एहतजाज पहली दफ़ा नहीं हुआ है मगर इस दफ़ा फ़र्क ये है कि रियासत और हुकूमत ने फैसला किया है कि अब ये मजीद नहीं चलेगा। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है इस ग्रोह की तरफ से। 2017 हो, 19 हो, 21 हो, 22 हो, बार बार एक रिपीटेड अटेम्प्ट होती है जिंदगियां लोगों की पैरालाइज कर दें, मुल्क बंद कर दें। उसी की कंटिन्यूटी हमने इस दफ़ा भी देखी। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ एक जो फ़र्क है वो ये है कि रियासत हुकूमत है उसने मिल के ये फैसला किया कि अब ये मजीद नहीं चल सकता। ना मुल्क के हमदर्द हैं ना अवाम के हमदर्द हैं, ये सब मजहब के नाम पे करते हैं। सबसे बड़ा फैसला पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी लाउड स्पीकर की हवाले से किसी भी तरह से किसी पाक मेंबर को, किसी पाक मस्जिद को, मदरसे को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के साथ नफरत फैलाने की, इश्तियाल अंगेजी फैलाने की और कत्लो गारत की इजाजत नहीं होगी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद अपलोड करना, फसाद को ग्लोरीफाई करना, पीका के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। इसके ऊपर कुछ गिरफ्तारियां भी ऑलरेडी अमल में लाई जा चुकी हैं। इंतहा पसंद जमात के बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको सील कर दिया जाएगा। असले की पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। जो लाउड स्पीकर वो सिर्फ आजान खुतबात है उसके इस्तेमाल होगा। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है और आज जुम्मे के बाद TLP के हक़ में किसी भी मुमकिन एहतजाज और हड़ताल से निपटने के लिए लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कल IG पंजाब की सदारत में होने वाले इजलास में यह फैसला किया गया था कि किसी को भी हड़ताल या एहतजाज की आड़ में कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब पुलिस के एक्स हैंडल के मुताबिक आज पंजाब भर में पुलिस की भारी नफरी हाई अलर्ट पर थी। लाहौर समेत कुछ शहरों में फ्लैग मार्च भी किया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाब के तमाम शहरों में ट्रैफिक और मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी रहे। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, नारोवाल, शेखुपुरा, राजनपुर, चिन्योट,
मियांवाली और बहावलनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स, कारोबारी मराकज़ और बाजार खुले रहे और शहरी रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के बयान के मुताबिक पंजाब पुलिस अवाम, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी के साथ खड़ी है, जिन्होंने हड़ताल और एहतजाज की कॉल को मुस्तरद करते हुए अमन व इस्तेहकाम के अज़म का इजहार किया। किसी शख्स या गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। जबकि पंजाब भर में टीएलपी के पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज की खबर के मुताबिक अब तक 5000 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिर्फ लाहौर से 600 से जायद गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस के मुताबिक मजीद गिरफ्तारियों के लिए जियो फेंसिंग और सीसीटीवी वीडियो से मदद ली जा रही है। अमलाक की तोड़ फोड़ में मुलविस अफराद की निशानदही के लिए मोबाइल फॉरेंसिक का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह आज लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने टीएलपी के 11 कारकुनों का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मगर जहां पंजाब में टीएलपी से निपटने के लिए क्रैकडाउन जारी है और आज जुमे को मुमकिन एहतजाज और हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए सख्त इक़दाम उठाए गए थे, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीएलपी से इज़हार यकजहती के लिए आज हुकूमती सतह पर एहतजाज की कॉल दी गई थी। खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा था कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक टीएलपी पर होने वाले क्रैकडाउन के खिलाफ जुम्मे के बाद पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज होगा। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कल जेल से पैगाम भेजा था कि हमने कल बाद अज नमाज जुम्मा इंशाअल्लाह ताला पूरे खैबर पख्तूनख्वा में टीएलपी के जो कारकुनान बेगुनाह शहीद किए गए, ज़ख्मी किए गए, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए और जुल्म के खिलाफ हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में निकलना है और एहतजाज करना है। तो तमाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, जिस तरह आपको मैसेज आया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िली तंजीम के जो हमारे मशरान उनकी तरफ से, तो आप सब ने जो है अपने अपने ज़िलों में निकलना है और इस एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेना है। इस कॉल के तहत पेशावर प्रेस क्लब के सामने पीटीआई के कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया। मगर अहम बात यह है कि अप्रैल 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब टीएलपी ने इसी तरह के पुरतशद्दुद मुजाहरे किए, पुलिस एहलकारों को शहीद और सैकड़ों को ज़ख्मी किया और 3 दिन तक मुल्क के कई शहरों को यरगमाल बनाकर रखा, तो पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ ना सिर्फ क्रैकडाउन किया था, सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया था, बल्कि उस पर पाबंदी लगाकर कलअदम जमात करार दे दिया था। खुद टीएलपी के अमीर साद रिजवी को हिरासत में ले लिया था। मगर फिर उसी साल नवंबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के एक और एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए एक खुफिया मुआहदा कर लिया, जिसके नतीजे में टीएलपी से पाबंदी हटा दी गई और साद रिजवी और दीगर कारकुनों को भी रिहा कर दिया गया। इससे पहले 2018 में जब तौहीन मजहब की मुल्जिमा आसिया बीबी को सुप्रीम कोर्ट से बरी होने पर टीएलपी ने एहतजाज शुरू किया, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि रियासत से ना टकराना, अगर आप ये करेंगे तो मैं ये वाज़ेह करता हूँ कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे। इमरान खान ने मज़ीद कहा था कि रियासत को उधर तक ना ले जाएं जहाँ वो एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। जबकि आज वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि आज पीटीआई और टीएलपी की एहतजाज की कॉल को अवाम ने भरपूर तरीके से मुस्तरद कर दिया। आज पाकिस्तान में जो एहतजाज की कॉल थी तहरीक इंसाफ और टीएलपी की तरफ से, उसको भरपूर तरीके से लोगों ने रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है और ना कोई मुजाहरा हुआ है और ना ताजिर बरादरी ने और बिजनेस कम्युनिटी ने और चेंबर्स ने दुकानें बंद करने की इजाज़त दी है, क्योंकि लोगों का रोज़गार है, कारोबार है, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही है। तो ये एहतजाज की कॉलें जो बगैर मकसद की होती हैं, उसका नतीजा यही निकलता है कि अवाम ना उसको मानते और अवाम उसको रिजेक्ट करते हैं। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने तहरीक लब्बैक के मुजाहरों के दौरान शहीद होने वाले 11 पुलिस एहलकारों की तफसीलात और तस्वीर पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। ये 11 पुलिस एहलकार तहरीक लब्बैक के 2021 से लेकर अब तक के पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शहीद किए गए हैं। इन शहीद पुलिस एहलकारों में इंस्पेक्टर शहजाद नवाज, एएसआई मोहम्मद अबू बकर, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अयूब, कांस्टेबल खालिद जावेद, कांस्टेबल शफकत अली, कांस्टेबल मोहम्मद इमरान, कांस्टेबल मोहम्मद अफजल, कांस्टेबल गुलाम रसूल, एएसआई मोहम्मद अकबर, कांस्टेबल अदनान एहसान और कांस्टेबल दिलबर रज़ाक शामिल। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है और चीन ने अमेरिकी मईशत के लिए अहम रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट से मुताल्लिक अहम ऐलान कर दिया है और 17 में से 12 मिनरल्स को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर आए टैरिफ में मजीद 100% इजाफे की बात कर दी है। आज फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने भी जवाब में उनके सामान पर पहले से मौजूद टैरिफ्स के अलावा मजीद 100% टैरिफ लगा दिया, जो बहुत ज़्यादा है, ये पायदार नहीं है, लेकिन यही मौजूदा शरह है। चीन की जानिब से एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए गए रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं
और अमेरिका को उनकी क्यों ज़रूरत है, इस हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे, मगर पहले देखिए ट्रंप ने क्या कहा। I'm wondering what China is thinking right now. Did Xi Jinping congratulate you about the success of the peace deal? I heard he did. There was a statement put up. Because in the middle of it meeting all, with him he squeezed the U.S. by tightening the export controls on rare earth minerals. He did, and I raised our tariffs to 100% on top of what they're already paying, which is far worse. Far worse. We'll see what happens with China. I've always had a great relationship with them, as you know, but they're always looking for an edge. You know, they ripped off our country for years. I don't know what's going to happen. I can't tell you. We're going to meet in a couple of weeks. We're going to meet in South Korea, actually, with President Xi and other people too, but we're going to meet. We have a separate meeting set up. If you put that 100% tariff on top of what's in place already, you're talking about 157% tariff on China. Can that stand? No. What is that going to do to the economy? It's not sustainable, but that's what the number is. It's probably not, you know, it could stand, but they forced me to do that. I think we're going to do fine with China. I get along great with him. He's a very strong leader, a very, amazing man. ताहम इन टैरिफ्स पर अमल दरामद एक आर्जी मुआहदे के तहत 90 दिन के लिए मुअत्तल है, जो तौसी ना मिलने की सूरत में 10 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान चीन की जानिब से 9 अक्टूबर को लिए जाने वाले एक फैसले के तनाजुर में सामने आया है। इस हवाले से अल जज़ीरा के मुताबिक 9 अक्टूबर को चीन ने अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट को मजीद बढ़ाते हुए 17 में से 12 रेयर अर्थ मिनरल्स और कुछ रिफाइनिंग आलात को उस लिस्ट में शामिल कर दिया और यह फैसला 1 दिसंबर से लागू होगा। ये इक़दाम चीन की जानिब से अमेरिका पर यह इल्ज़ाम लगाने के बाद सामने आया कि अमेरिका चीन के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है और दो तरफा मुआशी और तिजारती मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब कर रहा है। इसके अलावा चीन ने 9 अक्टूबर को रेयर अर्थ मिनरल्स को साफ करने में इस्तेमाल होने वाले खुसूसी आलात की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। अहम बात यह है कि सख्त बयानात और कई माह से जारी तिजारती मुज़ाकरात के बावजूद ट्रंप अभी तक चीन के साथ अपनी शराइत पर कोई तिजारती मुआहदा करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। हालांकि अब तक सदर ट्रंप की टैरिफ की धमकियां दूसरे मुमालिक के साथ मुज़ाकरात में मौसर साबित हुई हैं। भारत पर प्रेशर बढ़ाने में वो कामयाब हुए हैं, मगर हकीकत में सदर ट्रंप रूसी तेल खरीदने वाले सबसे बड़े मुल्क चीन को रोकने में अब तक नाकाम रहे हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर ट्रंप चीन पर क्यों दबाव नहीं डाल पा रहे हैं और इसमें चीन के पास मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या किरदार है, ये अमेरिका के लिए क्यों इतने ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से चीन उन्हें तिजारती मुज़ाकरात में बतौर लेवरेज इस्तेमाल कर रहा है। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चीन की वज़ारत ने 2025 के अनाउंसमेंट नंबर 62 के उन्वान से एक दस्तावेज शाया की थी, लेकिन यह महज कोई ब्यूरोक्रेटिक पैगाम नहीं था, बल्कि उसने अमेरिका के साथ जारी चीन की टैरिफ से मुताल्लिक नाजुक सी जंगबंदी को हिला कर रख दिया है। इस ऐलान के जरिए चीन ने अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर नई पाबंदियों की तफसीलात दे दी हैं। ये एक ऐसा इकदाम है जो अहम मादनियात की ग्लोबल सप्लाई पर चीन की गिरफ्त को मजबूत करेगा और उसके जरिए सदर ट्रंप को याद दिलाया गया है कि अमेरिका के साथ तिजारती जंग जारी रहने की सूरत में चीन का कितना फ़ायदा है। चीन को इन रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग में तकरीबन मुकम्मल अजारादारी हासिल है और ये स्मार्टफोन से लेकर लड़ाका तैयारों तक लगभग हर बड़ी चीज़ की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं। नए कवानीन के तहत गैर मुल्की कंपनियों को अब ऐसी मसनूआत बरामद करने के लिए चीनी हुकूमत की मंजूरी की ज़रूरत होगी, चाहे उन मसनूआत में रेयर अर्थ मिनरल्स की इंतहाई थोड़ी सी मिकदार ही क्यों ना शामिल हो। बैनुल-अक़वामी कंपनियों को चीनी हुकूमत को इन मादनियात के तयशुदा इस्तेमाल के बारे में भी बताना होगा। इसके जवाब में अमरीकी सदर ट्रंप ने भी चीनी मसनूआत पर मज़ीद 100% टैरिफ आयद करने और अहम सॉफ्टवेयर्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने की धमकी दे दी है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ये चीन बामुकाबला दुनिया है। चीन ने सप्लाई चेन और पूरी आज़ाद दुनिया की इंडस्ट्रियल बेस पर एक बाजूका तान लिया है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुमेरात को चीन ने कहा था कि अमरीका ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर आयद पाबंदियों के बारे में जानबूझकर गैर ज़रूरी गलत फहमी और खौफ पैदा किया है। चीनी वज़ारत तिजारत के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस की दरख्वास्तें क़वाइद के मुताबिक हों और उनका मकसद सिविल इस्तेमाल हो तो उन्हें मंजूर कर लिया जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस हफ्ते दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतों ने एक दूसरे के बहरी जहाज़ों पर नई पोर्ट फीस आयद कर दी है। मई में आला अमरीकी और चीनी अहदेदारों की सालिसी के बाद तिजारती जंग में आने वाला सुकून अब ख़त्म होता नजर आ रहा है। रवा माह के आखिर में ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है और माहिरीन ने बताया है कि रेयर अर्थ मिनरल्स पर आयद पाबंदियों के बाइस चीन को इस मुलाकात में बढ़तरी हासिल होगी। ऑस्ट्रेलिया की ईडिथ कोवन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी बिजनेस लेक्चरर मैकडोनाल्ड का कहना है कि चीन की नई पाबंदियों से निज़ाम को झटका लगेगा क्योंकि ये अमेरिका की सप्लाई चेन में कमजोरियों को निशाना बनाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे वक्त में इस तरह के ऐलान ने वाकई मुज़ाकरात की उस टाइमलाइन को मुतासिर कर दिया है जो अमरीकी चाहते थे। रेयर अर्थ मिनरल्स मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ जैसे सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक कार्स
और फौजी साजो सामान की पैदावार के लिए ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर एक F-35 लड़ाका तैयारे को उसकी स्टेल्थ कोटिंग्स, मोटर्स, रडार और दीगर पुर्जों के लिए 400 किलोग्राम से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। एडवाइजरी फर्म न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप से वाबस्ता नताशा भास्कर के मुताबिक चीन की रेयर अर्थ मिनरल्स की बरामदात दुनिया की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर्स में मकनातीस के लिए इस्तेमाल होने वाली धातों की फराहमी का तकरीबन 70% है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे अमेरिका और दीगर ममालिक रेयर अर्थ मिनरल्स की फराहमी के लिए चीन के मुतबादिल तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी इस मकसद को हासिल करने से बहुत दूर हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के अपने बड़े ज़खायर के साथ ऑस्ट्रेलिया को चीन के लिए एक मुमकिन चैलेंज समझा जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से ताल्लुक़ रखने वाली रिसर्चर मरीना जांग के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी गैर तरक्की याफ्ता है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग निस्बतन महंगी है। यहाँ तक कि अगर अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादी रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग को एक कौमी मंसूबा बना लेते हैं तो भी यही कहूँगी कि उन्हें चीन तक पहुँचने में कम से कम 5 साल लगेंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अप्रैल में चीन की ऐलान करदा नई पाबंदियों की वजह से आलमी सतह पर सप्लाई का बहरान पैदा हो गया था। चीन के ताज़ा तरीन सरकारी अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि सितंबर में अहम मादनियात की बरामदात में 1 साल पहले के मुकाबले में 30% से ज़्यादा कमी वाक़ हुई है, लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अहम मादनियात की बरामदात में कमी से चीन की मईशत को नुकसान पहुँचने का इम्कान नहीं है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सोफिया का कहना है कि रेयर अर्थ मिनरल्स चीन की 18.7 ट्रिलियन डॉलर्स की मईशत का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये एक्सपोर्ट्स चीन की मजमूई पैदावार यानी GDP का 1% से भी कम हिस्सा रखती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे चीन के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की मुआशी कदर बहुत कम हो सकती है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजिक कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि ये चीन को अमेरिका के साथ बातचीत में ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। चीन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाने के बावजूद अमेरिका के वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने मुज़ाकरात के दरवाजे खुले छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि चीन बातचीत के लिए तैयार है और मुझे उम्मीद है कि इसमें कमी की जा सकती है। प्रोफेसर सोफिया के मुताबिक चीन ने हाल ही में जो कुछ किया है, इससे जाहिर होता है कि वो अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात से पहले चीज़ों को तरतीब दे रहा है। नताशा भास्कर का कहना है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की शक्ल में चीन ने अमेरिका पर साजगार मुआहदे की खातिर दबाव डालने के लिए अपना बेहतरीन लेवरेज ढूंढ लिया है। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के जियाओ यांग का ख्याल है कि अगरचे चीन के पास कलील मुद्दती कार्ड्स हैं, लेकिन अमेरिका के पास कुछ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस मौजूद हैं। उनके मुताबिक अमेरिका टैरिफ्स को कम करने की पेशकश कर सकता है, जो चीन के लिए पुरकशिश होगी, क्योंकि तिजारती जंग ने उसके मैन्युफैक्चरर्स को सख्त मुतासिर किया है। चीन की मईशत उसकी बरामद की जाने वाली अशिया से हासिल होने वाली आमदनी पर इन्हिसार करती है। चीन के ताज़ा तरीन सरकारी अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि अमेरिका को उसकी बरामदात में 1 साल पहले के मुकाबले में 27% कमी वाक़ हुई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।